वन। तो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को बाकी क्वेश्चंस की तरह बहुत ही ज़्यादा इजी वे में समझा दूंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए। तो आपको सबसे पहले ना सेट ए देखना होता है। ठीक है, मेरा टारगेट हमेशा सेट को देखना ही होता है। तो सेट ए क्या दे रखा है बताओ आप लोगों को यहाँ पे, ऑफ ऑल पॉलीगन्स। तो सेट यहाँ पे आपको दे रखा है ऑल पॉलीगन्स का। अब आप बोलोगे सर ये पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है। जैसे आपका ना कोई भी जो, देखो मैं समझा रहा हूँ आपको कि पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, पॉलीगन्स, वैसे पॉली का मतलब बेसिकली आप लोगों का मैनी होता है। मैनी मतलब बहुत सारे, और गन्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, साइड्स, मतलब बहुत सारी साइड्स होंगी। अब मैं समझाता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। देखो जैसे अगर मैं आपको बेसिक सी बात बताऊँ ना, आपने एक ट्राइंगल देखा है क्या, ट्राइंगल। जैसे मान लो ये मेरे पास में एक ट्राइंगल है, तो ये देखो ये ट्राइंगल कितनी साइड से बना हुआ है, एक दो तीन साइड से बना हुआ है। तो यानी कि ये क्लोज फिगर है ना, समझ पा रहे हो बात को। तो जो भी एक क्लोज फिगर होता है ना उसी को आप पॉलीगन बोल देते हो। ठीक है, जैसे ये वाला क्लोज फिगर को आप ट्राइंगल बोलते हो। और ये कितनी साइड से मिल करके बना हुआ है बताओ, 3 साइड से मिल करके बना हुआ है। तो ये आपका एक पॉलीगन हो गया। ठीक है, जैसे और आप समझ सकते हो कि हमारे पास में एक मान लो आपका रेक्टेंगल होता है। ठीक है, ये मान लो आपका रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल भी एक पॉलीगन है, मतलब ये सारे पॉलीगन के ही टाइप है। ये वाला जैसे ट्राइंगल हो गया, ये 3 साइड से मिल करके बना हुआ है। रेक्टेंगल में देखो ना, 1 2 3 4 साइड हो गई यहाँ पे, है ना। ये आपका रेक्टेंगल हो गया, समझ पा रहे हो बात को। इस तरीके जैसे ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया। आपने एक और भी पढ़ा होगा, जैसे आपका क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब पता है ना, जिसकी भी 4 साइड ही होती हैं। समझ पा रहे हो बात को। ये 4 साइड वाला ही तो है ये। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड होती हैं। तो ये सब पॉलीगन के ही टाइप है, समझ पा रहे हो ना बात को। ये सब आपके पॉलीगन ही होते हैं। ठीक है, जैसे एक मेरे को ये वाला बताना जरा। जैसे ये वाला दिख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये वाला है। अब बताओ इसमें कितनी साइड है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो इसको पेंटागन बोल देते हैं। पेंटागन मतलब इसमें 5 साइड है ना, तो पेंटागन हो गया। तो समझ रहे हो, ये सब पॉलीगन के ही टाइप होते हैं आप लोग के। ठीक है, मतलब एक क्लोज फिगर होगा, है ना। साइड्स का क्लोज फिगर से, अगर मतलब क्लोज फिगर है ना एक, तो उसको हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। उसमें साइड्स तो होंगी, 3 साइड तो ट्राइंगल, 4 है तो रेक्टेंगल, इस तरीके के। ठीक है, तो सारे पॉलीगन है यहाँ पे, मतलब एक ऐसा सेट है जिसमें सारे पॉलीगन है। अभी क्या बोल रहा है आप लोगों का, उसमें रिलेशन क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है रिलेशन के अंदर ना आप 2 पॉलीगन ले लो बस। एक पॉलीगन आपका P1 हो जाएगा और एक पॉलीगन आपका P2 हो जाएगा। तो एक पॉलीगन P1 है, एक पॉलीगन P2 है, 2 पॉलीगन है आपके पास में। सच दैट कि जो आपका P1 पॉलीगन है एंड जो आप लोगों का P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो आपको बताना है कि P1 और P2 के पास में ना सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब ये रिलेशन है। रिलेशन क्या बोल रहा है कि अगर आप 2 पॉलीगन ले लेते हो ना, आपने अगर 2 पॉलीगन ले लिए तो उसमें सेम नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए। जैसे मान लो एक मैंने ट्राइंगल ले लिया, एक मैंने ट्राइंगल ले लिया और दूसरा भी मैंने ट्राइंगल ही ले लिया। समझ पा रहे हो बात को, एक ट्राइंगल लिया, दूसरा भी मैंने ट्राइंगल ही ले लिया। तो दोनों दोनों ही पॉलीगन ही है। दोनों पॉलीगन में अगर आप देखोगे 3 साइड है ना, तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ। जैसे मान लो ये पॉलीगन 1 है, ये पॉलीगन 2 है। पॉलीगन का ही तो टाइप होता है ना ट्राइंगल। तो इन दोनों ही पॉलीगन में देखो सेम नंबर ऑफ साइड है ना, इसमें भी 3 साइड है और इसमें भी 3 साइड है। तो ये रिलेशन कह रहा है आप लोगों को। ठीक है, चलो समझते हैं इसको। देखो सबसे पहले हम लोग को, हमको क्या प्रूव करना है बेसिकली, कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, दोनों तीनों होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या। तो यस, आर इज रिफ्लेक्सिव। मैं समझाता हूँ कैसे। आर आपका रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज बिकॉज एवरी एवरी ए कॉमा ए, तो इस रिलेशन को फॉलो करेगा ही करेगा। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो ना, आपने क्या करा, फॉर एग्जांपल आपने एक ट्राइंगल ले लिया, ये मैंने एक पॉलीगन ले लिया और दूसरा भी मैंने ट्राइंगल ही ले लिया। भाई रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अगर मान लो आपने पहला 1 लिया तो दूसरा भी 1 ही लेना पड़ता है, सेम लेने पड़ते हैं ना। पहला ए लिया तो दूसरा ए लेना पड़ेगा। तो अगर पहला ट्राइंगल लिया तो दूसरा, मतलब देखो इसने बोला ना रिफ्लेक्सिव के लिए तो सेम सेम होना चाहिए। तो पहला पॉलीगन अगर ट्राइंगल लिया तो दूसरा पॉलीगन भी ट्राइंगल ही लेना पड़ेगा। अगर मान लो पहला मैं स्क्वायर ले लेता, पहला पॉलीगन, तो दूसरा पॉलीगन भी क्या लेना पड़ता है आपको, स्क्वायर ही लेना पड़ता है। इसको P1 ही बोल दो, दोनों पॉलीगन तो सेम ही है ना। तो एक बार बताओ, जैसे ये 2 पॉलीगन लिए ना मैंने, तो क्या इनमें सेम नंबर ऑफ साइड है, इसमें भी 3, देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इस वाले पॉलीगन में देखो कितनी नंबर ऑफ साइड्स है, तो इसमें 4 है। तो अगर आपने 2 सेम पॉलीगन ले लिए तो उनमें तो सेम नंबर ऑफ साइड्स ही होंगी ना, तो सारे रिफ्लेक्सिव नहीं हो जाएंगे, सोच के देखो।
जैसे मान लो एक मैंने पेंटागन ले लिया, यानी कि इसमें कितनी साइड्स है, 5 साइड है। देखो 1 2 3 4 5 है ना। और दूसरा भी मैंने पेंटागन ही ले लिया। भाई रिफ्लेक्सिव के लिए अगर पहला पेंटागन है दूसरा भी तो पेंटागन ही होना चाहिए ना। समझ पा रहे हो बात को? तो यानी कि पहला पेंटागन है दूसरा भी पेंटागन है, तो इसमें भी तो 5 नंबर ऑफ साइड है, तो सारे सारे तो आ ही जाएंगे ना इसमें। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब सोचिए सिमेट्रिक होगा क्या? यस, आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो, आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो। सिमेट्रिक कैसे होगा? जैसे मान लो ना आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्क्वायर ले लिया, मान लो मैंने एक स्क्वायर ले लिया। चलो ये रेक्टेंगल लग रहा है वैसे, तो रेक्टेंगल ले लिया मैंने। अब बताओ इस रेक्टेंगल में कितनी साइड्स है? बताओ 4 साइड्स है ना, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल में कितनी साइड्स है बताओ आप लोगों की? 4 साइड्स है। और दूसरा मैंने क्या ले लिया, मान लो क्वाड्रिलेटर ले लिया, ठीक है। क्वाड्रिलेटर में भी 4 साइड होती हैं, तो इसमें मैंने कितनी साइड्स ले ली, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल में 4 साइड है और क्वाड्रिलेटर में भी कितनी होती है बताओ? 4 साइड्स होती हैं। अब जैसे मान लो ये आपका पॉलीगन 1 है, ये पॉलीगन 2 है, दोनों पॉलीगन सेम थोड़ी हैं, एक रेक्टेंगल है तो एक क्वाड्रिलेटर है, दोनों में साइड्स तो सेम ही है ना। अब मुझे बताओ पॉलीगन 1 और पॉलीगन 2 में अगर सेम नंबर ऑफ साइड है, मतलब P1 और P2 में अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो P2 और P1 में भी तो सेम नंबर ऑफ साइड ही होंगी ना भाई। अगर रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटर में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो क्वाड्रिलेटर और रेक्टेंगल में भी तो सेम नंबर ऑफ साइड्स ही होंगी ना। समझ पा रहे हो बात को? तो ये तो आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, है ना। तो आर क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। बिकॉज अगर मान लो कि आपका पॉलीगन 1 और पॉलीगन 2 रिलेशन में आ रहा है, पॉलीगन 1 पॉलीगन 2 रिलेशन में आने का मतलब क्या है कि जितनी जितनी नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन 1 में उतनी पॉलीगन 2 में भी है, तो देयरफॉर P2 P1 भी तो रिलेशन में आ जाएगा ना भाई। समझ पा रहे हो बात को? मतलब अगर अगर मैं ऐसा बोल दूँ, एक काम करते हैं ना, अगर मैं इसको ए बोल देता हूँ, तो अगर ए कॉमा बी रिलेशन में आ रहा है तो उसका उल्टा बी कॉमा ए भी तो रिलेशन में आ रहा होगा। मतलब अगर स्क्वायर, मतलब जैसे देखो ना, रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटर में नंबर ऑफ साइड्स बराबर है, तो क्वाड्रिलेटर और रेक्टेंगल में भी तो सेम नंबर ऑफ साइड्स ही होंगी। तो बात तो ये की। अच्छा, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मान लो आपने 3 पॉलीगन ले लिए, ठीक है। जैसे अब मैं आपको 3 पॉलीगन लेकर के दिखाता हूँ। मान लो एक आपने रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, एक आपने रेक्टेंगल ले लिया, एक आपने स्क्वायर ले लिया, है ना। और एक आप लोगों ने क्या ले लिया यहाँ पे? क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ठीक है। 3 ले लिया आपने, ठीक है। एक रेक्टेंगल लिया, एक स्क्वायर लिया और एक आपने क्वाड्रिलेटरल ले लिया। अब जैसे ये पॉलीगन P1 है, ये पॉलीगन P2 है, ये पॉलीगन P3 है। अच्छा, इसमें भी देखो 4 साइड्स होती हैं, इसमें भी 4 होती हैं, इसमें भी 4 होती है, सब में 4 ही तो होती है ना, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर मैं बोलूँ कि पॉलीगन 1 और पॉलीगन 2 क्या इस रिलेशन में आते हैं? यस सर। पॉलीगन 1 और पॉलीगन 2, भाई P1 और P2 में तो सेम नंबर ऑफ साइड्स ही है ना। P1 एंड P2 में तो सेम नंबर ऑफ साइड ही है। अच्छा, ऐसे ही देखो P2 एंड P3 भी तो रिलेशन में आ रहा है आप लोगों का। P2 एंड P3 भी तो रिलेशन में आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि P2 और P3 में भी तो सेम नंबर ऑफ साइड्स है ना भाई। रिलेशन देखो क्या है कि 2 पॉलीगन अगर आप लेते हो ना, तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स बराबर आनी चाहिए। तो सोचो, अगर P1 और P2 रिलेशन में है, मतलब जितनी नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन 1 और पॉलीगन 2 में है, और जितनी पॉलीगन 2 और पॉलीगन 3 में है, मतलब अगर पॉलीगन 1 और पॉलीगन 2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, और पॉलीगन 2 और पॉलीगन 3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो पॉलीगन 1 और पॉलीगन 3 में भी तो सेम नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगी ना। मतलब P1 P3 भी तो रिलेशन में आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, है ना। इसको एक काम करो, इसको ए बी बोल देते हैं। ये मान लो ए बी है, ये आपका बी सी है, और ये आपका क्या है? ए सी है। समझ पा रहे हो बात को? तो अगर दो पॉलीगन 1 और पॉलीगन 2 में सेम नंबर ऑफ, देखो इसमें और इसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, इसमें और इसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, इसमें और इसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो इन दोनों में भी तो सेम नंबर ऑफ साइड ही हो जाएंगे ना। तो यानी कि ट्रांजिटिव भी तो हो जाएगा। बताओ, तो यानी कि ये जो रिलेशन आपको दे रखा था ना, देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों है बताओ? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब देखो आगे आपको क्वेश्चन में कुछ और भी बोल रहा था, वो क्या कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड 3 4 5। तो जैसे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे इसका नाम रख देते हैं ABC। अब मुझे ये बताओ, इस ट्राइंगल में कितनी साइड्स है बताओ? 3 साइड्स। इसमें कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स है ना। इसमें आपकी 3 साइड्स हैं भाई, ट्राइंगल में तो 3 साइड्स होती हैं। तो ये बोल रहा है कि इस ए सेट में से आप कौन से पॉलीगन उठाओगे जो इसमें इसको रिलेट कर रहे होंगे। जैसे मान लो ये आपका पहला पॉलीगन ले लिया मैंने P1, भाई ट्राइंगल एक पॉलीगन ही तो होता है, ये भी तो एक ट्राइंगल ही है ना, तो इसको पॉलीगन बोल दिया। अब ये बोल रहा है कि
ए में से मैं ऐसे कौन से एलिमेंट उठाऊँ, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, मतलब ऑल पॉलीगन, देखो ए सेट क्या था, ऑल पॉलीगन्स का। तो मैं ए सेट में से कौन से एलिमेंट उठाऊँ, मतलब ऐसे कौन से पॉलीगन उठाऊँ जो इसमें आ रहे होंगे। देखो रिलेशन क्या कहता है, आपको इस ए सेट में से ऐसे पॉलीगन्स लेने हैं ना जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। तो ये बताओ, अगर ये पहला ट्राइंगल है तो दूसरा भी तो आपको ट्राइंगल ही लेना पड़ेगा ना। देखो ये ट्राइंगल ले लिया मैंने, डी ई एफ, इसको नाम देते हैं। अब बताओ इसमें कितनी साइड्स हैं आप लोग की, 3 साइड्स। समझ पा रहे हो बात को। तो ये जो ए सेट था ना, ऑल पॉलीगन का सेट, इसमें से मैं सिर्फ कौन से पॉलीगन ले सकता हूँ, जैसे ये पॉलीगन P1 है, ये पॉलीगन P2 है। समझ पा रहे हो बात को। तो इसने आपको क्या बोला, इसने आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया, जैसे हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया, इसकी साइड्स भी दे रखी है आप लोग को 3 4 5, है ना। जो 90 के सामने वाला होता है वो हाइपोटेनस होता है ना, तो बड़ी वाली हाइपोटेनस होती है, तो उसको 5 लिख दिया मैंने। समझ पा रहे हो बात को। 3 और 4 तो छोटी भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कहीं भी लिख सकते हो, बट 5 तो बड़ी होती है, ठीक है। अब इसमें जैसे ये बताया ना आप लोगों को कि देखो ये वाला पॉलीगन क्या था, ट्राइंगल था। तो ट्राइंगल से रिलेट तो ट्राइंगल ही कर पाएगा ना, क्योंकि ट्राइंगल में देखो जैसे ये वाला ट्राइंगल था तो इसमें कितनी साइड्स है, 3 साइड्स। तो दूसरा पॉलीगन भी तो आपको ट्राइंगल ही चाहिए होगा ना, तभी तो सेम नंबर ऑफ साइड आएंगी। अगर मान लो पहला ट्राइंगल होता और आप यहाँ पे स्क्वायर लेते तो स्क्वायर में तो 4 साइड हो जाती हैं, तो वो थोड़ी ना आ पाएगा। तो ए सेट ऑल पॉलीगन के सेट में तब आप ट्राइंगल का सेट रख सकते हो, ठीक है। तो ओनली ट्राइंगल्स विल बी रिलेटेड, क्योंकि ट्राइंगल में ही तो 3 साइड्स होती हैं ना, ठीक है। तो अगर आपके पास में ट्राइंगल दे रखा है, तो अगर पहला पॉलीगन ट्राइंगल दे रखा है तो दूसरा पॉलीगन भी आपको ट्राइंगल ही चाहिए होगा, तभी तो उसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स आ पाएंगी ना। तो ये आपका हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोग का बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है ये, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन, मतलब जैसे एक्स वाई प्लेन तो आपको पता ही है ना कि आपके पास में एक एक्स एक्सिस होती है ना, ये वाली एक्स एक्सिस होती है, और ये वाली कौन सी एक्सिस होती है, बताओ आप लोग की वाई एक्सिस होती है इस तरीके से, है ना, ये एक्स और ये वाई एक्सिस हो जाती है। अभी क्या बोल रहा है, एंड आर बी द रिलेशन, देखो सेट क्या दे रखा है, सबसे पहले हम सबसे पहले सेट लिख लेते हैं। तो सेट जो आपको दे रखा है ना, सेट दे रखा है आप लोग को लाइन्स ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में जैसे ये एक्स और ये वाई है ना, इसी को एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एक्स वाई प्लेन। तो इसमें बहुत सारी लाइन होंगी, जैसे मान लो एक लाइन ये भी है, इसको मैं L1 लाइन बोल देता हूँ। एक लाइन आपकी L2 ये लाइन भी है, एक लाइन मान लो आपकी ये भी है L3, ये सब बहुत सारी लाइन्स होंगी, इनफाइनाइट लाइन्स होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए रिलेशन क्या दे रखा है, जरा रिलेशन चेक करना। देखो रिलेशन हमें ये दे रखा है कि रिलेशन के अंदर L1 और L2 दो लाइन दे रहे हैं, L1 और L2 दो लाइन दे रखी है आपको, ठीक है। सच दैट कि L1 इज पैरेलल टू L2, मतलब जो L1 है ना, L1 आपका क्या है, पैरेलल है L2 के। अब मैं पहले आपको पैरेलल का मतलब समझाता हूँ कि पैरेलल का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो दो लाइंस पैरेलल कब होती है, बड़ी सिंपल सी बात होती है। जैसे मान लो हमारे पास में दो लाइंस पैरेलल कब होती है ना, जैसे मान लो मैं ये समझाता हूँ आपको। मान लो एक लाइन मेरे पास में ये है, ये L1 लाइन है, और एक लाइन मेरे पास में क्या है, L2 है, ये दो लाइन है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया A और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया B। तो मान लो ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। फिर आपने दो और पॉइंट ले लिए, यहाँ पे मान लो सी और डी ले लिया, इनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। फिर आपने और दो पॉइंट ले लिए ई और एफ, तो कितनी आ रही डिस्टेंस बताओ, 2 सेंटीमीटर। मतलब आप इन दो लाइंस पे कोई भी दो पॉइंट लोगे ना, तो उनके बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज थोड़ी ना होगी, हमेशा 2 सेंटीमीटर ही रह रही है। तो हम बोल सकते हैं कैसी लाइन्स है, बेसिकली आप लोग की पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर मैं एक लाइन ये ले लूँ और एक लाइन ये ले लूँ, मान लो ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। तो अगर मान लो ये पॉइंट मैंने ए लिया और ये पॉइंट बी लिया, तो मान लो ये आपका 1 सेंटीमीटर आ रहा है, और ये पॉइंट सी लिया, ये पॉइंट डी ले लिया। तो बताओ सी और डी के बीच की डिस्टेंस अब मान लो 3 सेंटीमीटर हो गई। तो देखो इनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है ना, तो ये आपकी नॉन पैरेलल लाइन्स है, मतलब ये पैरेलल लाइन्स नहीं है। तो पैरेलल लाइन्स का मतलब समझिए ना, मतलब आप दो लाइन्स पे कोई भी दो पॉइंट लोगे, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम ही आएगी, ठीक है। तो आपको पहले प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो इसको हम प्रूव करते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा, देखते हैं इसको। देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, तो यस आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आप बोलोगे सर आर कैसे रिफ्लेक्सिव है, बताओ। आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी ए बिलोंग्स टू आर। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो एक लाइन ये आपके पास में L1, एक लाइन आपके पास में क्या है, L1 है। भाई रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, अगर पहला L1 है ना, तो दूसरा भी आपको L1 ही लेना पड़ेगा। ये तो होता है, पहला L1 है दूसरा L1, पहला 1 तो दूसरा भी 1। मान लो पहली लाइन L1 है तो दूसरी लाइन भी तो उसी के ऊपर ही होगी, L1 वाली।
दूसरी वाली लाइन भी तो उसी के ऊपर होगी ना भाई, L1 वाली। अब मुझे बात बताओ, अगर एक लाइन के ऊपर जैसे ना, देखो जैसे समझो बात को, जैसे एक लाइन ये L1 वाली है और उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी आ गई, तो अब अगर आप 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे पहले यहाँ पे आपने 2 पॉइंट्स लिए थे ना, जैसे यहाँ पे देखो आपका पहले जैसे 2 लाइन अगर डिफरेंट, मतलब 2 लाइन ऊपर, एक ऊपर थी एक नीचे थी, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही थी, 2 सेंटीमीटर कुछ डिस्टेंस आ रही थी ना उनके बीच में से, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3। अब अगर एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हो गई, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो गई, तो अब आप देखोगे ना तो उन मतलब 2 पॉइंट्स तो आप ले ही नहीं पाओगे, उनके बीच की डिस्टेंस तो कितनी हो गई, 0 हो गई कहीं पे भी। यहाँ पे अगर आप पॉइंट देखोगे तो मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई ना, तो डिस्टेंस तो बची नहीं भाई। जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, तो इनके बीच में तो डिस्टेंस है ना, बट अगर इस लाइन को मैं इसके ऊपर ही लेकर के आ जाऊँ, तो फिर डिस्टेंस कहाँ बची, नहीं बची, 0 आ रही है ना हर केस में। बट सेम ही तो आ रही है, चेंज थोड़ी ना हो रही है भाई। अगर चेंज होती, अगर वन, जैसे मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ऐसी हो जाती, तो यहाँ तक तो सेम था, लेकिन यहाँ के बाद देखो चेंज हो गई ना। समझ पा रहे हो बात को? क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है बताओ, है ना? तो अगर आपने 2 लाइन ले ली L1 और L1, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0। तो हमेशा 0 रह रही है ना, अगर डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, जैसे यहाँ पे 2 2 2 रह रही है तो पैरेलल लाइन से, तो अगर हमेशा डिस्टेंस 0 रह रही है तो वो भी पैरेलल लाइन से होगी, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगी, बताओ। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, आर सिमेट्रिक होगा क्या? यस, आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो, आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो। क्यों? अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लो ये आपके पास में एक लाइन है L1, ठीक है, एक आपके पास में क्या लाइन है, L1 है, और एक आपके पास में क्या है, L2 लाइन है। तो अगर मान लो L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 भी तो पैरेलल L1 के हो जाएगी ना, बिकॉज L1 और L2 अगर मैंने ले लिया, तो अगर मान लो L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, L1 जो है वो पैरेलल है किसके, L2 के। अच्छा, यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि L1 पैरेलल है L1 के, ठीक है, यहाँ पे भी 2 पैरेलल हो गई ना। अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो इसका उल्टा लेना जरा, L2 L1। अगर L1 पैरेलल L2 के है, तो L2 भी तो पैरेलल हो जाएगी ना L1 की। बड़ी सिंपल सी बात है ये तो R आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अच्छा सोचो, R ट्रांजिटिव होगा क्या? यस, R इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, R इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। अब R ट्रांजिटिव कैसे होगा वो भी आप सोच सकते हो। जैसे मान लो 3 लाइन है आपके पास में, एक L1 है, एक आपके पास में L2 है, और एक आपके पास में L3 है। मुझे क्या बताओ, अगर मान लो L1 और L2 इस रिलेशन में आ रहा है, मतलब L1 पैरेलल है L2 के, और यहाँ पे L2 और L3 ले लेते हैं, मतलब L2 पैरेलल है किसके, L3 के। तो अगर L1 L2 है, L2 L3 है, तो L1 L3 लेना पड़ेगा ना, L1 L3 लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब L1 भी किसके पैरेलल आ जाएगा, L3 के। कुछ सोच के देखो ना, अगर L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 भी तो पैरेलल हो जाएगा L3 के। ये किस में आ रहा है बेसिकली, रिलेशन में। रिलेशन में 2 लाइंस पैरेलल होनी चाहिए ना, ये भी रिलेशन की बात हो रही थी, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इसका उल्टा आ चुका है ना, अगर A कॉमा B है तो उसका उल्टा B कॉमा A भी आ चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो A B है, अब B किसको बोल दिया, L2 को, तो A B है, B C है, तो फिर A C भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही आ रहा है, तो आप बोल सकते हो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R कैसा रिलेशन हो जाएगा आप लोगों का, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन। अब ये क्या बोल रहा है, समझना बात को। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस, मतलब आपको ऐसी लाइंस फाइंड करनी है ना जो रिलेट कर रही हो इस वाली लाइन से, y इज इक्वल टू 2x+4 से। मैं समझाता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। देखो आपको ना एक लाइन दे दी यहाँ पे, कौन सी वाली, y इज इक्वल टू कितना, 2x+4 की मेरे को एक लाइन दी थी, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x+4, ये आपको एक लाइन दे रखी है, ठीक है। अच्छा, ये लाइन कौन सी होगी जरा पहले आप बता सकते हो मुझे। यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपका निकल सकता है कि वाली लाइन कौन सी होगी, है ना। ये वाली लाइन निकालने के लिए तो इसको बनाता हूँ मैं, कौन सी लाइन होगी यहाँ पे, आपको पता ही है ना। ये वाली लाइन निकाल सकते हैं, बताओ आप लोग, x और y की वैल्यू पुट करोगे ना तो आपको ये लाइन मिल जाएंगी, बताओ। जैसे यहाँ पे x रखेंगे तो y मिल ही जाएगा। x की वैल्यू मान लो आप 0 रख दो, x की वैल्यू 0 रख दो, अब x की वैल्यू 0 रखो ना, तो y कितना आ जाएगा बताओ, 2 इंटू में x की जगह पे 0 रख दिया +4, तो y कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, और 0+4 कितना हो गया 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो y आ गया आप लोग का 4 आ गया। एक बार x हम लोगों ने क्या कर दिया बताओ, 0 रख दिया। एक बार x की कोई दूसरी वैल्यू रख दो, x की वैल्यू कुछ और रख दो, मान लो x की वैल्यू कितनी रख देते हैं हम लोग, माइनस में रख दो, -1 रख दो, क्या दिक्कत है, x की वैल्यू -1 भी तो रख सकते, कुछ भी रख सकते हैं ना x की वैल्यू। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे -1 रख दिया मैंने +4,
तो 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2 प्लस में 4, तो -2 प्लस 4 कितना हो जाएगा बताओ? -2 प्लस 4, 4 में से 2 घटा दो ना तो 2 बचेगा, और बड़े का साइन प्लस है तो +2 हो जाएगा। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? +2। मतलब y की वैल्यू 2 आ गई, +2 तो हम लिखते नहीं है ना। तो अगर हम इसको बनाऊँ, देखो इस लाइन को, अगर आप इस लाइन को बनाओगे, ये वाली लाइन बनाना चाह रहा हूँ ना मैं, y=2x+4 वाली, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। यहाँ पे तो 0,0 आ जाता है भाई आप लोगों का। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव बनता है ना, 1, ये 2, ये 3, ठीक है। यहाँ पे 0 होता है, 0,0 मतलब यहाँ पे 0 होता है। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे -2। अब सोच के देखो, x की वैल्यू 0 रखने पे y4 आ रहा है, तो y4 यहाँ कहीं होगा ना, तो ये 3 और ये 4 यहाँ कहीं। देखो x 0 रखने पे y4 आ रहा है ना, x 0 रखने पे y4 आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट होगा 0,4 वाला पॉइंट। ये तो पता है ना आपको, 0 रखने पे 4 आ रहा है, तो 0,4 तो यहाँ होगा ना, ये वाला पॉइंट। और अगर क्या x की वैल्यू -1 रखने पे 2 आ रही है, तो देखो x की वैल्यू -1 ये, 2 कहाँ पे आ रही है? ये वाला पॉइंट। देखो ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू -1 इधर है ना, और y की वैल्यू 2 इधर है। तो बस इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। इन दो पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये लाइन मिल रही है ना आपको, ये वाली लाइन। ये जो लाइन है ना बेसिकली, ये वाली लाइन, ये लाइन ही आप लोग की y=2x+4 वाली, ये लाइन बन रही है। तो इस लाइन को, जैसे ये लाइन है ना हमारे पास में, ये वाली लाइन है जो, इस लाइन को आपको बताना है कि इस लाइन के पैरेलल्स कितनी लाइन रही होंगी। अब सोचो, इस लाइन के पैरेलल तो बहुत सारी लाइन रही होंगी, जैसे ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, सारी लाइंस देखो इसके पैरेलल है कि नहीं, बताओ कितनी लाइंस रही होंगी? ऐसे इनफाइनाइट लाइंस रही होंगी। तो बट हमें बताना है कि कौन सी लाइंस जो हैं वो इस लाइन के पैरेलल रही होंगी। रिलेट करने का मतलब यही तो है कि कौन सी लाइन इसके पैरेलल रही होंगी। तो आप वो कैसे बता सकते हो? देखो हमें क्या दे रखा है, y=, आपको ये दे रखा है ना 2x+4। आपने कभी ना मतलब जो, देखो ये लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जिसकी, देखो यहाँ पे x है ना, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है बताओ? 1। ये x की पावर अगर कुछ नहीं लिखी होगी तो 1 ही लिख सकते हैं ना हम लोग। जब x की पावर 1 होती है तो उसको लीनियर बोलते हैं, ठीक है, लीनियर, दैट इज कॉल्ड एज योर लीनियर। तो यहाँ पे x की पावर 1 है ना, तो इसको लीनियर बोल दिया। तो ये जो आपको दे रखा है ना, इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है ना, जनरल फॉर्म, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, वो होती है y=mx+, ये मैं समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है। देखो y तो y एक्सिस हो गई, x x एक्सिस हो गई, c क्या होता है यहाँ पे? c होता है आप लोग का y इंटरसेप्ट। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं समझा रहा हूँ y इंटरसेप्ट क्या है आप लोग का, ठीक है। और m क्या होता है बेसिकली? यहाँ पे m होता है आपका स्लोप। तो पहले मैं आपको स्लोप समझाता हूँ, स्लोप क्या होता है। देखो स्लोप क्या होता है ना, जैसे मान लो ये आपके पास में x एक्सिस है और ये आपके पास में y एक्सिस है, ठीक है। ये आपके पास में x है, ये y एक्सिस है। मान लो एक लाइन मैंने यहाँ पे ये बना दी L1 वाली, और एक लाइन मैंने यहाँ पे ये वाली बना दी L2 वाली, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये L1 लाइन, देखो मान लो ये जो L1 लाइन है ना, ये x एक्सिस से θ1 एंगल पे उठी हुई है। देखो ना, ये L1 वाली जो लाइन है ना, ये x से कितने एंगल पे उठी हुई? θ1 पे। और L2 वाली कितने पे उठी हुई है बताओ? θ2 पे। देखो ये L1 वाली ना x के साथ कितना एंगल बना रही है? देखो ये x है, और ये L1 वाली लाइन है तो इसके साथ कितना एंगल बना रही है? θ1। और ये L2 लाइन है और ये x के साथ कितना एंगल बना रही है? θ2। तो मुझे बताओ θ2 ज़्यादा है या θ1 ज़्यादा है, बताओ? ठीक है, तो इसका मतलब θ1 जो है वो θ1 से ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब जो L2 लाइन होगी ना, उसका स्लोप भी L1 से ज़्यादा होगा। मतलब L2 लाइन का जो स्लोप है ना, वो भी L1 से ज़्यादा है। तो मतलब कोई भी लाइन x एक्सिस से कितनी इंक्लाइंड है? इंक्लाइंड मतलब उठी हुई है। जो लाइन ज़्यादा उठी हुई होगी ना, जैसे देखो मान लो यहाँ पे आप लोगों ने x एक्सिस बनाई और ये आपने y एक्सिस बनाई, ठीक है। अब मान लो मेरे पास में एक ही लाइन है L1, एक लाइन आपके पास में L2, और एक और लाइन बना दी मैंने यहाँ पे L3। देखो कौन सी लाइन ज़्यादा उठी हुई है बताओ? L3 वाली ना। तो L3 लाइन का स्लोप क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको स्लोप समझ में आ गया होगा। स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे, तो y=m तो आपको समझ में आ गया, x भी आपको समझ में आ गया। x मतलब x एक्सिस है, c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। देखो जैसे यहाँ पे देखो, ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन, ये y एक्सिस को कहाँ पे काट रही है? इस 4 पे काट रही है, अगर आप चेक करो तो ये वाली जो चीज़ है ना, देखो ये वाली जो चीज़ है, इसी को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब यही होता है कि वो लाइन, जो भी आपने लाइन बनाई थी ना, ये y=2x+4 वाली जो ये मैंने लाइन बनाई थी, तो ये लाइन आप लोगों की, देखो ये लाइन आप लोगों की कहाँ पे काट रही है? वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस तो ये वाली है ना यार, ये वाली x है, ये वाली y है। तो वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रही है? यहाँ पे। तो ये इसका वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। जैसे मान लो ये आपके पास में क्या है? x एक्सिस है, और ये आपके पास में क्या है? वाई एक्सिस है। समझ लो बात को, ये x एक्सिस है, ये क्या है आप लोग की? वाई एक्सिस है। अब समझना बात को, अगर हमारे पास में क्या है ना, जैसे ये मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है,
ये एक लाइन बना दी। अब ये लाइन देखो कहाँ पे काट रही है, वाई एक्सिस को यहाँ पे काट रही है ना, तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगी आप लोग की वाई सी मतलब इसको सी बोलते हैं बट ये वाई इंटरसेप्ट ही होता है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रही है उसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक और बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे मान लो ये है, तो ये देखो यहाँ पे काट रहा है ना, तो ये वाई इंटरसेप्ट, मतलब सिंपल सी बात है, कोई लाइन जो है ना वो वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रही है उसी को वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, बस सिंपल सी बात ये है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अगर मान लो ये वाली लाइन आपकी L1 लाइन है और ये वाली लाइन आपकी L2 लाइन है, तो दो लाइन अगर आपके पास में है ना, अगर आपके पास में दो लाइन है और दो लाइन अगर पैरेलल है, जैसे मैं समझाता हूँ आप लोगों को, मान लो एक लाइन मेरे पास में क्या है, ये L1 लाइन है और एक लाइन मेरे पास में क्या है, L2 लाइन है। तो अगर दो लाइन पैरेलल होती है ना तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, ये बात याद रखना। अगर दो लाइन पैरेलल होती है ना, जैसे आपके पास में एक L1 लाइन है और एक L2 लाइन है, तो दो लाइन अगर पैरेलल होती है ना आपके पास में तो उनकी स्लोप इक्वल होते हैं, स्लोप। जैसे देखो हमें लाइन कौन सी दे रखी थी बताओ, y इज इक्वल टू 2x+4 दे रखा था ना, 2x+4। तो एक लाइन ये L1 दे रखी थी। मान लो दूसरी लाइन बनाता हूँ मैं, जैसे y इज इक्वल टू, आपने क्या करा, इस 2x को तो सेम ही रखा बट 4 की जगह पे आप लोग 3 रख सकते थे। लेकिन आप एक चीज़ देखो ना, जो स्लोप है इसका m मतलब स्लोप ना, m देखो 2 है यहाँ पे, इसका m भी कितना है बताओ, 2 है। तो ये L1 लाइन है, मान लो ये L2 लाइन है भाई, जैसे हमने इसकी एक ये वाली लाइन बनाई थी ना, 2x+4 वाली लाइन बनाई थी हम लोगों ने, ये देखो 2x+4 वाली लाइन बनाई थी हम लोगों ने, ऐसी 2x+2 वाली लाइन भी बनेगी। तो ये जितनी भी लाइन ये पैरेलल बन रही है ना, इन सारी पैरेलल लाइंस के स्लोप क्या होंगे आप लोग के, सेम होंगे। समझ पा रहे हो बात आप बात को। तो अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये क्या बोल रहा था, क्या करना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस, मतलब आपको कौन कौन सी लाइंस मिल जाएंगी, देखो ऑल द लाइंस विच आर पैरेलल टू, मतलब वो सारी लाइंस जो पैरेलल होंगी किससे, पैरेलल टू y इज इक्वल टू 2x+4। देखो y इज इक्वल टू 2x+4 दे रखा है ना, तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, mx+c। तो m की वैल्यू देखो किसके बराबर है आपकी, 2 के बराबर। तो मतलब स्लोप कितना है, 2 है ना। तो ऑल द लाइंस विच आर पैरेलल टू दिस लाइन हैविंग स्लोप m इज इक्वल टू 2, मतलब वो सारी लाइन आपकी पैरेलल होंगी ना, इस वाली लाइन के पैरेलल वो सारी लाइन होंगी जिनका स्लोप कितना होगा, 2 होगा। समझ पा रहे हो बात को। तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, उन सारी लाइन का सेट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, स्लोप तो 2 रहना है यहाँ पे, स्लोप तो 2 रहना है ना यहाँ पे, स्लोप तो चेंज कर नहीं सकते, x प्लस में c आप चेंज कर सकते हो, c आप 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी डालना है। तो जैसे देखो ना, ये हम लोगों ने सारी लाइंस बनाई है ना, ये वाली लाइंस, ये वाली लाइन, जैसे ये L1, ये L1 वाली लाइन तो बना दी थी, L2 L3 L4 ये सब लाइन इसके पैरेलल है। तो ये जितनी भी पैरेलल लाइंस है इनका स्लोप तो सेम रहेगा ना, बट c की वैल्यू तो बदल सकती है। c आपका क्या हो सकता है, 2x+3, 2x प्लस, जैसे 2x+3 हो सकता है, 2x+2 हो सकता है, मतलब c बदल सकता है, ठीक है, स्लोप नहीं बदलेगा। समझ पा रहे हो बात को। तो सारी सेट ऑफ ऑल लाइंस का क्या हो गई आप लोग की, वो सारी लाइंस आप लोग जितनी भी लाइंस होंगी ना वो इस लाइन के पैरेलल तब होंगी जब उनका स्लोप 2 होगा, ठीक है। बाकी सी तो आप बदल सकते हो, सी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों को कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आपको समझ जरूर आया होगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15 को, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, और फिर आप लोग की ये एक्सरसाइज खत्म भी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट। सेट क्या दे रखा है सबसे पहले आप लोग चेक करो, बस तो ये एमसीक्यू वाला है बट फिर मैं इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो ए सेट क्या दे रखा है आप लोग को, 1 2 3, ये आपको ए सेट दे रखा है, ठीक है। गिवन बाई इसके लिए रिलेशन क्या दे रखा है बताओ आप लोग का, रिलेशन में आ रहा है आप लोग का 1 2 आ रहा है, 2 2 आ रहा है आपके पास में, 1 1 भी आ रहा है, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं रिलेशन को, ठीक है। 1 1 भी आ रहा है, 4 4 भी आ रहा है आपके पास में, 1 3 भी आ रहा है आपके पास में, 3 3 भी आ रहा है आपके पास में, और 3 2 भी आ रहा है आपके पास में, ठीक है। ये सब आ रहा है। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इस रिलेशन में अगर आपको बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है ना, जितना सेट ए के अंदर एलिमेंट होते हैं, जैसे सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो इन सबका डबल होना चाहिए। तो देखो चेक करो चलो, 1 1 है क्या, बिल्कुल सर 1 1 तो है, 2 2 है क्या, 2 2 है क्या, चलो चेक करो तो 1 2 3 4 भी है, अच्छा सॉरी, इस सेट में ना 1 2 3 4 भी है, इस सारे सेट में ना 1 2 3 4 भी है। अब चाहो तो ऐसा लिख लो, ए सेट क्या है आप लोग का, 1 2 3 4 भी है, तो मतलब सबका डबल होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। तो 1 1 है देखो यहाँ पे, 2 2 भी है बताओ आपके पास में, 3 3 भी है आपके पास में, 4 4 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। देखो सिमेट्रिक के लिए अगर 1 2 है ना,
तो 1 2 का उल्टा क्या होना चाहिए था बताओ, 2 1। 1 2 का उल्टा क्या होना चाहिए था, 2 1। तो चेक करो जरा, 1 2 का उल्टा 2 1 दिख रहा है आपको कहीं पे? नहीं सर। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो था बट सिमेट्रिक नहीं था। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लो, देखो 1 2 है ना, 1 2 है आपके पास में, तो ये ए कॉमा बी बोल देते हैं इसको। अब 2 से चालू होने वाला कोई देख लो जरा, यहाँ पे 2 से चालू होने वाला तो 2 2 ही है, तो यहाँ पे 2 2 देख लिया हम लोगों ने, ये बी बन जाएगा, सी बन जाएगा। अब देखो ए बी है, बी सी है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, ए सी मतलब 1 2, तो 1 2 तो है ही ना, 1 2 तो है ही। तो 1 2 के लिए तो हो गया। आप किसी के लिए भी देख लो, चलो 1 3 के लिए देख लेते हैं, 1 3 के लिए तो ये ए बन जाएगा, बी बन जाएगा। अब बी 3 से चालू होने वाला कौन सा आप लोग का, 3 3, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 3 ले लिया, तो ये बी बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो यानी कि ए सी मतलब 1 3 होना चाहिए। क्या 1 3 है, जरा चेक करो। यस सर 1 3 तो है। तो आप कोई भी चेक करो, 3 2 वाला चेक कर लो, 3 2 वाला, तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। अब ए बी है तो बी सी ढूंढना, बी सी मतलब 2 से चालू होने वाला, तो 2 2 ही है वो, तो 2 2 ही तो है। तो ये बी और सी, तो 3 2 है, 2 2 है, तो ए सी मतलब 3 2 भी तो है, 3 2 तो है ही ना। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है पर ट्रांजिटिव है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो नहीं है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आप लोग का, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 को करने के दो मेथड है, ठीक है। दोनों मेथड मैं आपको समझा देता हूँ। क्या बोल रहा है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। तो देखो सेट क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले आपको सेट ही लिखना होता है। तो सेट आपको नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है। नेचुरल नंबर का सेट मतलब क्या है, 1 2 3 अप टू चलता जाएगा नहीं। अब देखो अगर पहला सेट नेचुरल नंबर है, दूसरा सेट भी क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। 1 2 3 ये सब चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा बताओ, है ना। अब देखो रिलेशन क्या दे रखा है यहाँ पे, रिलेशन के अंदर आप लोगों का ए कॉमा बी आएगा, मतलब ए कहाँ से आता है, पहले वाले सेट से, बी कहाँ से आता है, दूसरे वाले सेट से। सच दैट कि ए बराबर होना चाहिए बी माइनस 2 की, और बी जो है ना आप लोग का वो ग्रेटर होना चाहिए 6 से। अब आप कुछ सोच के देखो कि आप बी से बड़ी वैल्यू जब रखोगे यहाँ पे, बी से बड़ी मतलब बी यानी कि 6 से बड़ी वैल्यू, तो 6 से बड़ी वैल्यू तो बहुत सारी होती हैं। देखो 6 से बड़ी वैल्यूज आप देखो, समझो ना, बी आपका कौन से सेट से आ रहा है, नेचुरल नंबर के सेट से। जो आपका बी है ना भाई, ए तो आप लोग का नेचुरल नंबर के सेट से आ रहा है, बी भी आपका नेचुरल नंबर। तो 6 से बड़ी बड़ी वैल्यूज क्या रख सकते हो आप जो नेचुरल हो। भाई नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 से इन्फाइनाइट तक चलती हैं, यानी कि बी की वैल्यू हम इन्फाइनाइट रख सकते हैं ना, रख सकते हैं ना। तो बी की वैल्यू, जैसे आप लोगों ने बी की वैल्यू 7 रख दी, रख के देखो यहाँ पे बी की वैल्यू 7 रखो, 6 से बड़ी रखनी है ना, तो बी की वैल्यू 7 रखना जरा। तो ए बराबर क्या है आप लोगों का, बी माइनस 2, बी मतलब कितना, 7 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा। तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ऐसे ही आपने बी की वैल्यू 7 रखी, फिर आपने बी की वैल्यू कितनी रखी, 8 रखी, तो बी की वैल्यू 8 रखना जरा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू आपने 8 रखी, तो 8 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, 6 आ जाएगा, है ना। समझ पा रहे हो बात को आप लोग। तो ऐसे आप कितनी वैल्यू रखोगे, 7 8 9 10 ऐसी कितनी वैल्यूज आप रख सकते हो, इनफाइनाइट तक। तो इससे बढ़िया पता क्या है, आप लोग इन ऑप्शन को ही चेक कर लो। देखो ऑप्शन को चेक करके मैं समझाता हूँ कैसे होगा ये। जैसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आप लोग को, 2,4 वाला। अब 2,4 मतलब पहला ए बनेगा, दूसरा बी बनेगा। सोचो ना, पहला ए बनेगा, दूसरा बी बनेगा। अब देख लो इस रिलेशन को आ रहा है कि नहीं आ रहा। ए बराबर क्या आना चाहिए आप लोग का, बी माइनस 2। तो एक काम करता हूँ, मैं ए की वैल्यू रख देता हूँ या बी की रख दो, जो आपकी रखनी मर्जी है। तो ए निकल जाएगा ना यहाँ पे, तो बी कितना रख दिया मैंने, 4। 4 माइनस 2 कितना होता है, ए बराबर कितना आ गया, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2। समझ पा रहे हो ना बात को। लेकिन एक बात पता क्या है, देखो ये बात तो सही है, लेकिन आप एक बार बताओ, बी की वैल्यू 6 से बड़ी रखनी है। बी की वैल्यू हमें क्या करनी थी, 6 से बड़ी रखनी थी। तो यहाँ पे बी आप 4 थोड़ी ना रख सकते हो, क्योंकि हमें बी की वैल्यू 6 से बड़ी रखनी है। तो 4 देखो, ये ए है ना और ये बी है, लेकिन बी की वैल्यू तो 4 है और हमें बी की वैल्यू 6 से बड़ी रखनी है, तो बी की वैल्यू 4 थोड़ी ना रख सकते हैं। जैसे ये ए बन जाएगा, बी बन जाएगा। हाँ यहाँ पे देखो बी की वैल्यू 8 है, इसको रख सकते हो आप लोग। मतलब जैसे ये 3,8 वाला है ना, इसको आप रख सकते हो कि ए और ये बी है, ठीक है। तो बी की वैल्यू रखते हैं जरा। देखो क्या है, ए बराबर क्या है आप लोग का, बी माइनस 2। तो ए की वैल्यू आप निकाल लो, बी की वैल्यू 8 रखो। 8 माइनस 2 करने पे ए कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। क्या ए आपका 6 है बताओ, नहीं ए तो 3 है ना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। देखो बी हम लोग 8 रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप बी 4 रख रहे थे ना, जब आप बी 4 रख रहे थे तो 2 आ रहा था, बिल्कुल सही है, 4 रखने पे 2 ही आ रहा है, बी 4 रखने पे 2 आ रहा है ना। बट बी 4 रख ही नहीं सकते ना हम लोग, क्योंकि बी की वैल्यू तो 6 से बड़ी रखनी है ना आप लोग को। तो 3 8 वाला भी नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि 8 तो रख रहे हैं बट 3 कहाँ आ पा रहा है, 6 आ रहा है। अब 6,8 वाला चेक कर लो जरा, 6,8 वाला, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो बी की वैल्यू 8 रखना जरा, मतलब ऐसा करना है ना आप लोग को, ए बराबर क्या है, बी माइनस 2 है ना,
ए बराबर बी माइनस टू। अब 8 रख सकते हैं हम लोग, बी 8 रख सकते हैं। तो ए बराबर बी की वैल्यू कितनी, 8 माइनस टू। तो ए बराबर कितना आ जाएगा आप लोग को 6, ये सही है। देखो 8 रखने पे 6, वैसे आपको यहाँ पे भी चेक करके समझ आ गया होगा कि बी 8 रखने पे ए 6 आ रहा था। तो पहले ए लिखना है ना, पहले ए है फिर बी है, तो यानी कि ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 8, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ तो रख ही नहीं सकते, देखो ये ए है ये बी है ना। अब इसको अब अगर आप रखोगे भी तो आंसर नहीं आ पाएगा। देखो बी वैसे 7 है, इसको रख सकते हो आप लोग। देखो बी कितना है, 7 है ना यहाँ पे, बट हमने बी जब 7 रखा था तो ए कितना आ रहा था 5, लेकिन यहाँ पे ए कितना आ रहा है 8, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे आप लोग की जो एक्सरसाइज 1.1 है ना वो भी खत्म होती है। ठीक है।